एक सिविल सर्वेंट की लाइफ के बारे में जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। जब आप यहाँ से जाएं तो कम से कम उन मिथ्स को तो दूर करके जाएं, क्योंकि जब भी हम किसी की कहानी सुनते हैं उससे इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी कहानी लिखनी होती है। हर कामयाब आदमी के पीछे की कहानी होती है, बट वो कहानी केवल उसकी होती है। आपको अपनी कहानी अगर लिखनी है, क्रिएट करनी है, तो आपको खुद ये डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहला मिथ होता है कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। हम 18 घंटे पढ़ ही नहीं सकते हर दिन। लैंग्वेज से आपकी प्रिपरेशन जो है या आपका जो IQ है या आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो जज नहीं होता है। कुछ और बातें हैं जो मुझे लगता है मिथ के रूप में डेवलप होती हैं कि जॉब के साथ कर सकते हैं नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह तंवर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द VO टीम एंड जो स्पॉन्सर्स हैं और जो कॉलेज है जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम हालांकि बता दिया गया है, महेंद्र सिंह तंवर। मैं 2015 बैच से IAS ऑफिसर हूँ और UP काडर में हूँ, और इस टाइम पे मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद के रूप में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बहराइच, एटा, शाहजहाँपुर इन जिलों में मैं काम कर चुका हूँ, और वर्तमान में मैं करीबन 2 साल से गाजियाबाद में काम कर रहा हूँ। एक सिविल सर्वेंट की लाइफ के बारे में जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। मैं उन मिथ्स की कोशिश करूँगा कि आपको क्लैरिफाई करूँ, और जब आप यहाँ से जाएँ तो कम से कम उन मिथ्स को तो दूर करके जाएँ। यही एक पॉजिटिव बात मैं मानता हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी की कहानी सुनते हैं उससे इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी कहानी लिखनी होती है। तो आज आप यहाँ पे मेरी कहानी सुनने से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे अपनी कहानी कैसे लिखनी है ये बात जानने में। तो हम लोगों की जो स्टोरी है वो 10% ही आपको इंस्पायर करती है। 90% जो बातें मैं बाकी करूँगा शायद वो आपको ज़्यादा इंस्पायर करेंगी। तो एक सिविल सर्वेंट या कोई भी कामयाब आदमी जब होता है, मेरे सामने आज बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग जो स्टार्टअप्स भी स्टार्ट करते हैं, आज का जो ज़माना है वो स्टार्टअप्स का ज़माना है, और मुझे लगता है शार्क टैंक देख देख के सब लोग अभी नया नया कुछ स्टार्ट भी कर रहे होंगे। हर कामयाब आदमी के पीछे की कहानी होती है, बट वो कहानी केवल उसकी होती है। आपको अपनी कहानी अगर लिखनी है, क्रिएट करनी है, तो आपको खुद ये डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है। इसके लिए बहुत सारे हमारे जैसे लोग आते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, उससे हम थोड़ा सा एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लेते हैं और घर जाके सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। तो जो लोग सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, मैं उनके लिए आज की अपनी बात रखूँगा। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक वो गांव के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पूरी की। उसके बाद 9th क्लास से भिवानी एक शहर पड़ता है हरियाणा में, उसमें मैंने 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल मैंने पढ़ाई स्कूलिंग वहीं से की। उसके बाद एक कॉलेज भिवानी में ही अगेन है, TIT कॉलेज टेक्सटाइल्स में मैंने BTech किया है 2005 से लेकर 2009 तक। तो आई एम BTech इन टेक्सटाइल्स, और उसके बाद टेक्सटाइल्स का कोर्स पूरा करने के बाद माई स्पेशलाइजेशन इज इन गारमेंट्स। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मैंने मर्चेंडाइजर के रूप में ज्वाइन किया था यहीं नोएडा में, सेक्टर 63 में एक ग्रुप है उसको ज्वाइन किया, और करीबन 2 साल उसमें नौकरी की। काम करते करते रियलाइज़ हुआ कि शायद जो मेरे एम्बिशंस हैं या जो मैं करना चाहता हूँ वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो सकते हैं, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। बट जॉब छोड़ने के पीछे हर बार एक पॉइंट आता है कि कहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि हम लोग सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक प्रोसेस में होते हैं, एक जर्नी में होते हैं, और एक पॉइंट हमको ढूंढना होता है कि कब हमें डिसाइड करना है। तो एक ऐसा ही पॉइंट आया था मेरी लाइफ में भी। मुझे फ्रैंकफर्ट जाने का मौका मिला था, और कहा कि 1 वीक में अगर आप पासपोर्ट ले आएंगे तो शायद आप फ्रैंकफर्ट जाने का मौका मिले। तत्काल में अप्लाई भी किया, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो पासपोर्ट नहीं मिला। तो जब काफ़ी चक्कर लगाए तो लगा कि शायद ये एक सिग्नल है, मुझे अब ये टाइम आ गया है प्राइवेट सेक्टर को बाय बाय करने का। तो मैंने आते ही अपनी जॉब छोड़ी और अपनी तैयारी करने में हम लोग स्टार्ट हो गए। तो मैंने दिल्ली IIT के पास में एक जगह है जिया सराय, वहाँ पे मैं गया और अपनी तैयारी करना स्टार्ट किया। उसके बाद में थोड़ा सा फाइनेंशियली एक पॉइंट आता है। जितनी बातें मैं करूँगा वो सिर्फ टॉपिक टच करूँगा जो आपके दिमाग में ख्याल आते हैं जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई तैयारी करते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि फाइनेंशियली स्टेबल रह के आप प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए ज़रूरी था कि जॉब छोड़ दी, अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैकेज मिल रहा था, लेकिन रूटीन की अपनी जो ज़रूरतें हैं, आपकी कोचिंग फीस है, इन सब को चीज़ों को लेने के लिए पेरेंट्स से लेने की बजाय आप बेहतर है कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद करें। तो इसलिए एक SSC का एग्ज़ाम होता है, आई डोंट नो कि कितने लोग जानते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसको मैंने फिल किया क्योंकि मैं इंजीनियर था, मैथ्स अच्छा था, तो वो उसको क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो उसके बाद अगेन एक मौका मिला कि चूज़ क्या करें, इंस्पेक्टर बनते हैं। इसके बाद SSC का जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो इंस्पेक्टर लेवल पे जाके ज्वाइन करते हैं। तो इंस्पेक्टर आपको इनकम टैक्स बनना है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया हूँ, बट अगेन उसको छोड़ दिया कि क्योंकि दिल्ली में रहना है और तैयारी करनी है।
तो एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एक पोस्ट होता है जो मिनिस्ट्रीज़ में हम लोग काम करते हैं, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज होती हैं, जो जितने भी आपको मंत्रालय हैं भारत सरकार के, चाहे वो गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, चाहे वित्त मंत्रालय है, इन सारे मंत्रालयों में एक पोस्ट होती है जो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करते हैं। तो मैंने वो चूज़ किया बिकॉज मुझे दिल्ली रहना था और तैयारी करनी थी। उसको ज्वाइन करके साथ साथ तैयारी करना जारी रखा और 2013 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तो मुझे IAS अलाइड मिला, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। और फिर 14 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, तब मैं IAS में सेलेक्ट किया गया और तब से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद की बाकी जर्नी यहाँ पे रही। अब यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते केवल उनके लिए कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि IAS का एग्ज़ाम होता है, IPS का एग्ज़ाम होता है, बट ऐसा अलग अलग कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। IAS, IPS, IRS, IRTS जितने भी नाम आपको सुनते होंगे आप, उन सब का एक ही एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इस एग्ज़ाम में हम लोग पहले प्रीलिम्स देते हैं, 2 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स होते हैं। उसके बाद जो लोग इसको क्वालिफाई करते हैं, इट इज़ जस्ट अ गेटवे, जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उसके कहीं मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। मेंस में करीबन 9 एग्ज़ाम हम लोग लिखते हैं, वो सारे सब्जेक्टिव होते हैं। जब आप इनको क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आती है और इंटरव्यू कॉल आने के बाद में आप UPSC में अपना इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पे जाके एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें करीबन हर साल 700, 800, 900, 1000 डिपेंडिंग अपॉन की कितनी वैकेंसीज़ हैं, इतने सिविल सर्वेंट्स चूज़ किए जाते हैं या सेलेक्ट किए जाते हैं। और उनमें से फिर ग्रेडिंग होती है कि आपको IAS मिला है कि IPS मिला है कि IRS मिला है कि IRTS मिला है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि मार्क्स के ऊपर फिक्स होता है, ये आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है और आपकी मेरिट पे भी। तो आपकी चॉइस और मेरिट अगर कहीं पे कन्वर्ज कर जाती है तो वो सर्विस आपको मिल जाती है। तो जो लोग नहीं जानते सिविल सर्वेंट कैसे बनते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या होता है, ये बात केवल उनके लिए है। इसके बाद सवाल आता है कि कौन सी सर्विस बेहतर है। एक मिथ रहता है कि IAS अच्छा है कि IPS अच्छा है कि IFS अच्छा है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे शुरू में IRTS मिला था, मैं उसमें भी खुश था, बट ये था कि मुझे IAS ही करना है बिकॉज मुझे लगता है कि ये जर्नलिस्ट सर्विस है और इसमें खूब सारा एक मौका मिलता है, एक कैनवस बहुत बड़ा मिलता है पेंट करने का कि आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकते हैं, डिफेंस में काम कर सकते हैं। तो जितना बड़ा कैनवस ये सर्विस देती, शायद मुझे लगा कि बाकी सर्विस में मुझे नहीं मिलेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको पुलिस में ही जाना था, तो उनकी पहली चॉइस IPS होती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सी सर्विस बेहतर है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में काम करना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको फॉरेन में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, तो उनको हमेशा IFS ही बनना था। तो ये आपको तय करना है, जो लोग इसमें हो सकता है एस्पिरेंट्स भी हों, ये आपको तय करना है कि आपको कौन सी सर्विस ऊपर रखनी है। अब सर्विसेज की बात अगर होगी, एग्ज़ाम की बात भी मैंने कर ली है। अब कुछ और मिथ्स हैं इस सर्विस को लेके, इस एग्ज़ाम को लेके कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहला मिथ होता है कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। मुझे लगता है जो भी इसको तैयारी करना स्टार्ट करता है, अखबार में पढ़ते हैं, हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ते थे, तब जाके सिलेक्शन होता है। बट मुझे लगता है कि ये मिथ है। एक एक करके मैं सारे मिथ्स को क्लैरिफाई करूँगा कि क्या इश्यूज आते हैं। हम 18 घंटे पढ़ ही नहीं सकते हर दिन, ये इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 24 घंटे में से अगर आप 18 घंटे पढ़ेंगे, कब आप सोएंगे, कब आप खाएंगे, कब आप बाकी चीज़ें करेंगे। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि पूरे जर्नी में, पूरे साल भर में अगर मैंने कोई 2 दिन 18 घंटे पढ़ लिया तो वो एक बेंचमार्क बन जाता है कि मैं 18 घंटे पढ़ा हूँ, तो उसी को हम लोग कहते हैं। तो उससे आप लोग डिमोटिवेट ना हो, वो कभी कभी होता है। कई बार आप लोग भी देखते होंगे कि किसी दिन आप एक्स्ट्रा मेहनत करते होंगे, बट वो दिन के कुछ दिन होते हैं, साल के कुछ दिन होते हैं। तो एक ये मिथ दूर कर लीजिए कि 18 घंटे पढ़ना होता है कि कितने घंटे होता है। मुझे लगता है नंबर ऑफ आवर्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस प्रिपरेशन से। एक सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको कितने दिन में पूरा करना है, उसके हिसाब से आप अपने घंटे डिसाइड करते हैं। बट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 6 से 8 घंटे भी अगर आप रेगुलरली पढ़ें, नॉट लाइक दिस बट इन स्ट्रेट लाइन, अगर आप 6 से 8 घंटे भी डेली अपनी प्रिपरेशन को देते हैं तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। तो एक मिथ ये आप दिमाग में दूर करिएगा। दूसरा मिथ होता है कि लैंग्वेज का क्या इशू है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि किन को हमें मानना चाहिए कि कौन ज़्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं। बट अगेन लैंग्वेज से आपकी प्रिपरेशन जो है या आपका जो IQ है या आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो जज नहीं होता है। मैं यहाँ आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैंने अपने एग्ज़ाम इंग्लिश में क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू इंग्लिश में दिया है, बट ये जस्ट एक मीडियम है बात करने का कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे हैं, अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या इंग्लिश मीडियम में हूँ तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बस एक फ़र्क पड़ता है कि जो लोग हिंदी मीडियम से जाते हैं उनके लिए मार्केट में कंटेंट कम है।
इंग्लिश मीडियम में मोस्टली कंटेंट जो अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो, चाहे वो बुक्स के रूप में हो, तो मेजॉरिटी कंटेंट जो है वो एक लैंग्वेज में ज़्यादा है, इसलिए लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब तीसरा मिथ आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज़ किया जाए। जो लोग जानते होंगे थोड़ा सा कि कैसे प्रिपरेशन होता है, एक ऑप्शनल और 4 जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं। तो ऑप्शनल चूज़ करते वक्त भी आप बिल्कुल मत इस बात को सोचिए कि आपने किसने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते हैं। बहुत जगह आपको पता लगेगा कि ज्योग्राफी लेने से बहुत अच्छे सिलेक्शंस होते हैं, या ये सब्जेक्ट लेने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, या किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, बट किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ भी कहा जाएगा कि ये सब्जेक्ट ले लेंगे आप तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको तय करना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आई एम बीटेक इन टेक्सटाइल्स, बट मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और एक बार नहीं 2 बार क्वालिफाई किया। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है आपको चूज़ करना आपकी कंफर्ट जोन पे, आप कितना कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट में, उसके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें कितने आराम से आप अपना जवाब दे सकते हैं। एक और जो मिथ है वो आता है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। न्यूज़पेपर काफ़ी लोग हैं जो रेगुलरली पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट होते हैं किसी मैगजीन पे, किसी कोचिंग सेंटर पे, किसी इंटरनेट वेबसाइट पे, कि वो 1 महीने में कंपाइल करेगा और उसको बैठ के पढ़ लूँगा मैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नॉलेज है जनरल स्टडीज़ की, वो न्यूज़पेपर से वो डे बाय डे बिल्ड होती है। एक एक ईंट जैसे हम लोग रखते जाते हैं तो एक दीवार खड़ी होती है, मकान बनता है, वैसा ही कुछ होता है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से, बिकॉज कंटिन्यूटी आती है। जो आज न्यूज़ एक बार छपी है उसके बारे में आपने 2-3 लाइनें पढ़ी होंगी, आपको याद रहेगा। जैसे ही वो 2 दिन बाद फिर न्यूज़ छपेगी तो आपको पुरानी जो मेमोरी है वो आपको कंटिन्यू रहेगी, और आपको ज़्यादा समय तक वो याद रहेगा। इसको दूसरे सरल बात अगर तरीके से मैं समझाऊँ आपको, तो नॉर्मली हम लोग फास्ट करते हैं। जैसे नवरात्रे होते हैं हमारे यहाँ पे आसपास, बहुत लोग नवरात्रों का फास्ट करते हैं। 9 दिन हम लोग अगर भूखे भी रह लें तो 10वें दिन 9 दिन का खाना कभी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। मैक्सिमम क्या होगा, 1 रोटी 2 रोटी 5% 10% एक्स्ट्रा खा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ न्यूज़पेपर के साथ है। एक 30 दिन के बाद जब आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप 30 दिन में उस चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे, तो जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगा पूरा। तो इसलिए बेहतर है कि जो लोग इसमें सीरियस हैं, जो काम इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो अपना न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और इसको बिल्कुल सिलेबस की तरह मानिए। अब न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़नी है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है सब्जेक्ट से या आपके सिलेबस से। सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, आपका सिलेबस डाउनलोड करिए, और उस सिलेबस में जो लिखा हुआ है वही आपको सब कुछ पढ़ना है। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आपस में बात कर रहे हो। इसको लेकिन हवा नहीं बनाना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एक अलग जोन में चला जाऊँगा। लिव इन दिस वर्ल्ड ओनली, बट प्रिपेयर योरसेल्फ। कुछ और बातें हैं जो मुझे लगता है मिथ के रूप में डेवलप होती हैं कि जॉब के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आज की डेट में तो आप देखिए जिस तरह के चैलेंजेस सोसाइटी में आ रही हैं, जिसके लिए हम लोग सर्विस में आते हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि जो आपका जॉब है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो सब कुछ काम आता है। मैं आज भी, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काम आता है, जहाँ पे मैंने जॉब की इससे पहले वो भी मेरे काम आती हैं। तो आपको खुद को तय करना है कि आप कितने घंटे तैयारी करेंगे, कितनी देर आप पढ़ सकते हैं। आपको ऑफिस के साथ करना है कि ऑफिस के बिना करना है। दोनों तरह के एग्जाम्पल आपको आसपास मिल जाएंगे। मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर मैंने कभी जॉब छोड़ी नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर में रहा, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने काम किया, और मैं 2.5 ईयर्स वहीं पे साउथ ब्लॉक में रह के मैं पढ़ाई मैंने वहीं पे जारी रखी और अपना सिलेक्शन भी मुझे मिला। तो ये सारे मिथ्स हैं। मैं कोशिश की है कि काफ़ी, क्योंकि समय कम है, तो जितना जल्दी जितनी बातें मैं आपको शेयर कर सकूं, शायद उनमें से कुछ जो डाउट्स आपके दिमाग में होंगे, जो बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी, शायद उनका जवाब जानने के लिए आज यहाँ पे आप आए हैं, या बाकी जो लोग सुन रहे हो यही सुनना चाहते हैं कि जो उनके दिमाग में जो डाउट्स हैं उनको पूरे किए कि नहीं किए। बाकी मेरी खुद की स्टोरी है, आपको इंस्पायर कर सकती है, इंस्पायर नहीं भी कर सकती है, लेकिन ये सब वो सवाल हैं जो जिनके जवाब आप जानने के लिए मुझे सुन रहे होंगे या मुझे देख रहे होंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मिथ्स हैं उनको आप दूर करिए, और आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं उसको एक्सेल करिए, और उसके बाद आप सर्विस में आएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा एक कैनवस मिलेगा जिसको आप पेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।